हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। आज हम लोग कक्षा 6 का चैप्टर सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास का चैप्टर 7 देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग बाकी के चैप्टर देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज के सेशन में हम लोग अध्याय 7 यानी चैप्टर 7 को देखने वाले हैं, जो कि कक्षा 6 का इतिहास का है। चैप्टर का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक जो थे ये क्या थे? सम्राट थे, और उसने निर्णय लिया कि अब वो युद्ध त्याग देंगे, मतलब युद्ध नहीं करेंगे। तो युद्ध त्यागने के पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा ही युद्ध किया था, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध त्यागने का निर्णय लिया था। तो चलिए आज के चैप्टर में हम लोग जानते हैं। रोशन नाम का कोई व्यक्ति है, यानी लड़की है रोशन। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने कड़क नोट मिले। दादाजी से उसे कड़क नोट मिला। उसने उन्हें अपने हाथ से दबा कर रखा था। उसने उस नोट को अपने हाथों से दबा कर रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था। लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। साथ ही साथ वह क्या करना चाहती थी? उस कड़क नोट को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था। तभी उसने जब देखा तो उस नोट में क्या था कि दाहिनी तरफ जो था गांधी जी का एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था, और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर के चित्र थे। उसने सोचा आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा राज्य या एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों या पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। जो शेर का चित्र दिखाई देता है पैसे के ऊपर, उसका एक बहुत ही बड़ा लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है। जो वह चित्र है उसे पत्थर द्वारा काट कर बनाया गया है। फिर उन्हें सरनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। जो सरनाथ है उसमें विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है, जो कि हमने कक्षा 6 अध्याय चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। शेर वाला स्तंभ शीर्ष, यही जो चित्र है यही पैसे के ऊपर छपा हुआ चित्र रहता है इस तरह से। तो चलिए आगे देखते हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों का अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक कौन राजा थे? अशोक थे, और उन्हीं के निर्देश पर इनके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों का अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं, यानी बनाए गए हैं। इसके पहले कि हम यह जाने कि अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करेंगे कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। इससे पहले हम जाने कि अभिलेखों में क्या लिखा गया है, उससे पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया है। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग आज से 2300 साल पहले की थी। जो अशोक थे, जो कि जिस साम्राज्य पर अपना शासन किया करते थे, उसकी स्थापना उनके दादाजी ने चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी, और ऐसा करने में चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति जो थे वह चंद्रगुप्त की सहायता किए थे। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम के किताबों में मिलते हैं। चाणक्य जो है उनके कई विचार हमें अर्थशास्त्र जो इकोनॉमी के किताब होती है उसमें मिलते हैं। उससे पहले कि वंश हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इस पे आगे चर्चा करेंगे। साम्राज्य के वाला वंश।
जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। जब एक ही परिवार के लोग एक के बाद एक राजा बनते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य दादा हुए, उसके बाद अशोक के पिता बने थे, उसके बाद अशोक बने थे। इस तरह से जो पीढ़ी बाई पीढ़ी बनते हैं उसे वंश कहते हैं। तो मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। जो मौर्य अशोक का जो साम्राज्य था उसका स्थापना किए थे चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त यानी अशोक के दादा का नाम था चंद्रगुप्त, पिता का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र हुए थे अशोक, जो कि साम्राज्य पर शासन करते थे। आगे देखते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य जो हुआ करता था उसमें बहुत से नगर हुआ करते थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। नीचे जो मानचित्र है उसमें काले बिंदु से दिखाया गया है, वह हम आगे देखेंगे। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन तथा तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। यह जो राजधानी थी साम्राज्य के उसमें पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख रूप से थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। जो तक्षशिला था वह उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने वाला मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था। जो उज्जैन था वह उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। शायद क्या रहा करते थे? नगरों में व्यापारी हुआ करते थे और सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है जो इस चित्र में, और ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर आते हैं। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले। भारत के कौन कौन से राज्य साम्राज्य से बाहर थे? तो इसमें जो बिंदु, काले बिंदु जो है यहाँ पे है तक्षशिला, काले बिंदु, तो यह साम्राज्य के अंतर्गत आता है। पाटलिपुत्र, उज्जैन, यह जो है यह मौर्य साम्राज्य के युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल है। तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र, यह याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। जो साम्राज्य हुआ करता था उसके बहुत बड़े से क्षेत्र में, बड़ा सा भाग में किसानों और पशुपालकों के गांव बसा हुआ रहता था। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। ज़्यादातर जो हिस्सा था वह क्या से भरा हुआ था? जंगलों से भरा हुआ था, यानी ज़्यादातर हिस्सा पर जंगल हुआ करते थे। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। वहाँ के जो लोग हुआ करते थे जंगलों से फल फूल और जंगल के जानवरों को मारकर ही अपने जीविका चलाया करते। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। जो साम्राज्य हुआ करता था उनके अलग अलग इलाकाओं में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे। वे लोग अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक यानी कपड़े भी पहना करते थे। आगे देखेंगे राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। जो राज्य है वह साम्राज्य से किस तरह से भिन्न है, मतलब किस तरह से अलग है। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। जो साम्राज्य होता है वह राज्यों से क्या होता है? बड़ा होता है। इस तरह से भिन्न है। राज्य छोटे होते थे जबकि साम्राज्य बड़े होते हैं, और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेना की ज़रूरत होती है। और साम्राज्य जो होता है उसकी रक्षा के लिए, उसके देखभाल के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजा की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। इसलिए जो सम्राट हुआ करते थे उनके राजाओं की तुलना में संसाधनों की ज़रूरत ज़्यादा होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में
कर इकट्ठा करने और अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। कर मतलब कि टैक्स इकट्ठा करने और करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी कि जो कर इकट्ठा कर सके, मतलब टैक्स वसूल सके, इसलिए उनको अधिकारियों यानी काम करने वालों की ज़रूरत हुआ करती थी। साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, जो मौर्य साम्राज्य था वह बहुत ही बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। इसलिए क्या होता था कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। जो पाटलिपुत्र जगह था उस पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, मतलब उस पर सीधा, मतलब सीधा शासक बोल सकते हैं या सीधा संपर्क यानी नियंत्रण, वह कब्जा सम्राट के ऊपर था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों और पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। मतलब व्यापारी, किसान, जो ये सब शिल्पकार वगैरह होते थे, उन सब से कर यानी टैक्स वसूलने के लिए राजा सम्राट ने क्या किया करता था, अधिकारियों को नियुक्त किया करता था, मतलब व्यक्तियों को अपने अंदर रखा करता था, जो राजा के आदेशों और उल्लंघन करते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। जो राजाओं का आदेश का उल्लंघन किया करते थे, उनके जो अधिकारी हुआ करते थे राजा को, वो उन्हें सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। जो अधिकारी हुआ करते थे उन्हें वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। जो संदेश देने वाले लोग होते थे वह एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। जो राजा के जासूस किया करते थे उन पर ये नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज्य परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। इतना जितना सारे चीज़ भी हुए, इन सभी के ऊपर जो रहता था वह सम्राट हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। मौर्य साम्राज्य जो था उसके भीतर कई छोटे छोटे प्रांत यानी राज्य थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, और इस पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से भी शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से ही इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। लेकिन इन जगह पर स्थानीय जो परंपरा और नियम था उसी को ही माना जाता था। एक मिनट। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। जो प्रादेशिक केंद्र हुआ करते थे उनके बीच बहुत बड़ा विस्तृत मतलब फैला हुआ क्षेत्र था। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। जो यह फैला हुआ क्षेत्र था उसमें जो शासक हुआ करते थे सिर्फ मार्गों और नदियों पर ही अपना कब्जा बनाए रखना चाहते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी साधन कर या भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। जो भी यहाँ से उन्हें कर के रूप में या भेंट के रूप में मिला करता था वह सब इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम में कंबल के लिए दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। जो उत्तर पश्चिम था वो कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोना और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधनों का नजराना के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। जो संसाधन थे वह नजराने के रूप में इकट्ठा किया जाता था। अब नजराना क्या होता है वह समझ लेते हैं। नजराना
जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध प्रदेशों के रूप में प्रायः ऐसे लोग से लिए जाते थे स्वेच्छा से इसे देते थे। नजराना में था कि स्वेच्छा से जो दिया उसे नजराना को बोला जाता था, और जोर जबरदस्ती करके जो मतलब देना ही है उसे टैक्स यानी कर के रूप में देखा गया था। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, और बाकी जो अंत के था वह जंगल वाला इलाका आता था। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य अधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे, मतलब जंगल से जो भी उन्हें प्राप्त हो वह लाकर दे। उनसे यह अपेक्षा की जाती थी जंगल में रहने वाले लोगों से। राजधानी में सम्राट मेगनस्थीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। जो मैग्नेथीज थे चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत हुआ करते थे। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। उसने जो कुछ भी उनके राजदूत ने देखा उनका विवरण दिया। यह हम उनके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। यह जो है उनका विवरण का एक मात्र अंश है। सम्राट का जनता सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जो सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जो सम्राट होते थे वह जो लोगों के बीच में जाते थे तो उसके लिए उन सभी ने यात्रा में जश्न मनाया करते थे। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। लोगों के बीच जब सम्राट को ले जाया जाता था तो उन्हें सोने के पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियार पर सवार रहते थे। उनके जो अंगरक्षक होते थे यानी बॉडीगार्ड होते थे, देखरेख करने वाले, वह सोने और चांदी के अलंकृत हथियारों पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्ष तोते का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राज्य सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरते रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। जो सम्राट हुआ करते थे वह हमेशा डर बना रहता था कि कहीं से कोई उनकी हत्या ना कर दे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। उनके खाना खाने से पहले उसके खास नौकर जो हुआ करते थे वह उस खाने को चखते थे ताकि उसमें कुछ मिलाया ना हो। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। वह लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, कमरे बदल बदल कर सोते थे डर से कि कहीं से कोई उन पे हमला ना कर दे। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है जो पाटलिपुत्र है, जो कि अभी भारत में है। आधुनिक पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुजुर्ग और 64 द्वार है। जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्शी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। अशोक एक अनोखा सम्राट। जो अशोक थे वह क्या थे? एक अनोखा सम्राट थे। उसके बारे में चर्चा करेंगे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। जो अशोक थे वह मौर्य वंश जो था उसके प्रसिद्ध शासक में से एक थे और प्रसिद्ध शासक भी थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। वह पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेख के माध्यम से जनता तक अपने संदेश यानी बातों को पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख
प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में होती थी। जो अशोक का अभिलेख था वह प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में होती थी। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक का जो अभिलेख हुआ करता था वह किस भाषा में हुआ करता था। तब प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हुआ करता था। कलिग युग का वर्णन, यह जो कलिग युद्ध है इसी के बाद अशोक ने युद्ध त्याग करने का निर्णय लिया था। कलिग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, यह जो है अभिलेख है यह कलिग युद्ध का वर्णन करता है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिग विजय की। कलिग युद्ध पर उन्होंने क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। कब? राजा बनने के 8 साल बाद। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। जो कलिग युद्ध था उस पर विजय प्राप्त कर लिए थे, लेकिन इसमें 1.5 लाख से लोग भी ज़्यादा बंदी बना लिए गए थे और ज़्यादातर लोग मारे गए थे, जिससे अशोक को काफ़ी दुख हुआ था। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इससे ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। इससे ब्राह्मण और श्रमण जो होते हैं वह भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दास और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे ही युद्ध में या तो मारे जाते हैं या फिर प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। फिर उन्होंने क्या किया कि धर्म का पालन करने का निश्चय किया। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। जो धर्म का नियम है वह बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ, मतलब दे रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। जो अशोक थे वह चाहते थे कि मेरे बाद आने वाले जो मेरे वंशज होंगे वह युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचार में कैसे परिवर्तन हुआ। धर्म का प्राकृतिक रूप से बना है। जो धर्म है संस्कृत का शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप से बना है। अशोक का कलिग युद्ध। कलिंग तटवर्तीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो कलिंग है वह तटवर्तीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जीतन हिंसा और खूब खराबा देखकर उन्हें युद्ध को वितृष्णा हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। वह कलिंग युद्ध में तो विजय प्राप्त कर लिए थे, लेकिन उन्हें भविष्य में उनको यह युद्ध से घृणा हो गई और वह निर्णय लिए कि भविष्य में वह कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने अशोक का धर्म क्या था, अशोक ने धर्म का जो उच्चारण किया है, धर्म का प्रयोग किया है, वह धर्म क्या था, धर्म के माध्यम से क्या था। तो अशोक के धर्म में किसी देवता का पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। जो अशोक थे वह बुद्ध का जो निर्देश था उससे भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। उनके जो साम्राज्य था उसमें अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार
टकराव पैदा हो जाता था, जिसके कारण कई बार आपस में ही क्या हो जाता था, मनमुटाव यानी टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दास और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार एवं पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। यह सब जब देखे अशोक ने, एक दूसरे के बीच मनमुटाव, पड़ोसियों के बीच झगड़े, ये सभी देखकर उनने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम यानी महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश के कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर गुदवा दिए, मतलब वह पत्थरों के माध्यम से गुदवा दिए। अधिकारियों का यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। इन क्षेत्रों में उन्होंने अपने धम्म के प्रचार के लिए लोगों को भेजा, अपने दूत भेजा। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। जो अशोक थे वह लोगों के लिए सड़कें बनवाए, लोगों को पानी पीने के लिए कुएं बनवाए और आराम करने के लिए विश्राम घर बनवाए, तथा इससे अतिरिक्त मनुष्यों और जानवरों के चिकित्सा के लिए व्यवस्था की, मतलब अस्पताल वगैरह बनवाए। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। जो अपनी प्रजा थे, अशोक के जो प्रजा थे, उनके लिए वह संदेश दिए। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। यह कर्मकांड किसी काम के नहीं, यह जो कर्म कांड है यह किसी काम का नहीं। इसके बदले यानी लोग दूसरे रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। यह अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है, जो रीतियाँ मानने के लिए कहे वह अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं, तो ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों का दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करना, अपने धर्म और दूसरे के धर्म की प्रशंसा और निंदा नहीं करना, दोनों ही बात गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, हर किसी को एक धर्म से दूसरे धर्म को आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। यदि कोई मनुष्य अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की निंदा करता है तो वास्तव में अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म को प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। किसी भी धर्म के यह संदेश दिए थे सम्राट अशोक ने। तो यह था नयत्र। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोग को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए थे। जो ये है
यह दीवार बनाया गया था और हर 200 मीटर पर एक स्थान बनाया गया, ठहराव वाला बुर्ज बनाया गया था जहाँ पर से व्यक्ति निगरानी कर सके। तो ये था चैप्टर 7 जिसको हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले के वीडियोज़ भी देखें, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट दें और अपना सुझाव व्यक्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।